अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी कि हमारा तकरीबन सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन है उसमें हमने एक दफ़ा पूरे जो सिलेबस की उसमें रिवीजन करनी है। ठीक है। तो अभी जो जितनी भी लेक्चर की सीरीज़ होंगी उसमें हम अब जो हमने पढ़ा है अभी तक उसकी सबकी एक दफ़ा रिवीजन होगी। ठीक है। तो आई होप सो कि आप सब लोगों ने जो नोट्स हैं वो आपके पास आ चुके होंगे। एक्सपेक्टेड है कि अगस्त के एंड में या फिर सितंबर के स्टार्ट में जो है आप लोगों के पेपर हों। ठीक है, तो इसलिए अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट कर लें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ कि हमारा जो वर्किंग मटेरियल है जहाँ से हमने सारा अपना काम रेडी करना है उसके कुछ चैप्टर्स का। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये मैंने अपलोड भी किया हुआ है पहले। ठीक है, और ये हमने इसको एक दफ़ा स्टडी भी कर लिया है। ठीक है, तो एक और हमारे पास एक चैप्टर था जो हमने करना है। जी, ये हमारा चैप्टर है जी जो हम अभी कर चुके हैं। ठीक है, उसकी ये अभी रिवीजन की सीरीज़ है। ठीक है, तो इसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था, उनको एक दफ़ा दोबारा हम देखते हैं। ठीक है, आप लोगों की भी उसमें रिवीजन हो जाएगी और आप लोगों का जो है वो चैप्टर भी रेडी हो जाएगा। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पेरिशेबिलिटी क्या होती है, प्रोडक्ट लॉस क्या होता है और इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, इस चीज़ को हमने स्टडी किया था। तो पेरिशेबिलिटी में हमने सबसे पहले ये बात की थी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल में नॉर्मली जो वाटर कंटेंट होता है वो 65 से लेकर 95% तक होता है। ठीक है, इस हाई मॉइस्चर कंटेंट की वजह से इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो कम होती है। ठीक है, तो इसलिए इनमें वाटर लॉस के चांसेस होते हैं। ठीक है, वाटर लॉस होने की वजह से क्या होता है कि इनमें डिके होता है, इनमें डिटीरियरेशन होती है और फर्दर इनमें स्पॉइलेज के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमने देखा था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं, जो पेरिशेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं या प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहला जो फैक्टर हमने देखा था वो फिजियोलॉजिकल डिटीरियोरेशन थी। फिजियोलॉजिकल डिटीरियोरेशन क्या है? बेसिकली जब भी हम बात करते हैं कि हमारे पास जो फ्रूट है या वेजिटेबल है उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अफेक्ट होनी है। ठीक है, वो अफेक्ट हो रही है तो किस तरह अफेक्ट होगी? सबसे पहली चीज़ ये है कि उसका मॉइस्चर कंटेंट लॉस होता है। ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट क्यों लॉस होता है? इसलिए कि हायर जो है वो टेम्परेचर कंडीशन है, ह्यूमिडिटी कम है। ठीक है, तो इससे क्या होता है जो प्रोडक्ट है वो अफेक्ट होती है। एक और अगर इसमें जो फैक्टर है वो ये है कि अगर सरफेस डैमेज हो जाए फ्रूट या वेजिटेबल की तो उसके रिजल्ट के तौर पे भी जो प्रोडक्ट है उसमें फिजियोलॉजिकल डिटीरियरेशन होती है। ठीक है, तो इसी तरह जो फिजियोलॉजी है वो अफेक्ट होती है टेम्परेचर से, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस से। ठीक है, और जो कंटेमिनेंट्स होते हैं जो कि इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, वो उस प्रोडक्ट में या फ्रूट्स या वेजिटेबल में जो कंटेमिनेंट्स होते हैं उनसे भी जो डिटीरियरेशन है वो हो जाती है। ठीक है, और इसके रिजल्ट के तौर पे क्या होता है, अनडिजायरेबल फ्लेवर डेवलप होता है। ठीक है, राइपनिंग में इश्यूज आते हैं और बायोकेमिकल जो प्रोसेस होते हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा फैक्टर है दैट इज द मैकेनिकल डैमेज। ठीक है, मैकेनिकल डैमेज में फिजिकल इंजरी हो सकती है कि आपने ट्रांसपोर्टेशन करनी है। ठीक है, या आप उसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उसके दौरान ही क्या होता है कि सरफेस डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो ये फिजिकल डैमेज है। ठीक है, या आपने उसको आप उसकी पैकिंग कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट में भी आप फ्रूट के ऊपर जो फ्रूट स्टैकिंग कर रहे हैं। ठीक है, उस स्टैकिंग से भी ये होता है कि जो फ्रूट है वो मैकेनिकली डैमेज हो सकता है। ठीक है, और इस डैमेज होने का जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो उसका रिजल्ट है वो क्या है कि इसमें वाटर लॉसेज ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यानी कोई भी अगर फ्रूट है या वेजिटेबल है उसके अगर सरफेस डैमेज हुई है तो उसके रिजल्ट के तौर पे क्या होगा, वहाँ से वाटर लॉस होगा। ठीक है,
और जो फिजियोलॉजिकल डिटीरियरेशन है वो भी एक्सेलरेट हो जाएगी। ठीक है। और तीसरी चीज़ हमारे पास है कि पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी ऑफ फ्रेश फ्रूट। पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी क्या है कि जब भी हमने फ्रूट या वेजिटेबल को हार्वेस्ट करना है तो उसमें जो रेस्पिरेशन का फिनोमिना है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। पहले आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट के तौर पे शुगर्स बन रही हैं। ठीक है। उसमें ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, सनलाइट को और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। तो शुगर जो है अब उसने दोबारा जो है जब शुगर जो है वो स्टोर हो गई, ठीक है, तो इन्होंने क्या होना है, इन्होंने आगे स्टार्च में कन्वर्ट होना है। ठीक है। तो ये इसमें इसका फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर है। ठीक है। तो अगर आप उसकी कंडीशंस चेंज कर देंगे, जो रिक्वायरमेंट है पौधे की, फ्रूट्स या वेजिटेबल की, उसको चेंज कर देंगे तो उससे क्या होगा, उससे भी जो फ्रूट है या वेजिटेबल है वो अफेक्ट होगा। उसके बाद अगली हमने चीज़ पढ़ी थी कि उसमें हार्वेस्टिंग कौन कौन से मेथड्स हैं। ठीक है। फ्रूट और वेजिटेबल को हार्वेस्ट करने के, तो हार्वेस्टिंग में हमने देखा था कि हम डिफरेंट वेज हैं जिनके ज़रिए हम हार्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखना है हार्वेस्ट करने से पहले। ठीक है। कि क्या वो प्रॉपरली मिच्योर हो चुका है। ठीक है। उसका टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग क्या है। ठीक है। आपने उसको पैकेजिंग कैसे करनी है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे करनी है, और उसकी आपने ऑपरेशन की इकोनॉमी को कैसे हैंडल करना है। ठीक है। ये कभी भी नहीं होता कि आप हार्वेस्ट कर लें, उसके बाद आप सोचें कि मैंने स्टोर कहाँ पे करना है। ठीक है। उसके बाद आप सोचें कि जनाब मैंने इसको ट्रांसपोर्ट करने कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें पहले से हम प्री डिटरमन करते हैं कि हमने इसको हार्वेस्ट करने के बाद स्टोरेज कहाँ पे करना है, इसको हमने ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, इसकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगी। ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हैं। इसके अलावा जो फ्रूट या वेजिटेबल है उसकी नेचर भी इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। हमने देखना होता है कि हमारी जो फ्रूट है या वेजिटेबल है वो किस नेचर का है, वो क्लाइमेटेरिक है, नॉन क्लाइमेटेरिक है। ठीक है। तो उसके हिसाब से ही हम देखते हैं कि आगे हमने उसके साथ क्या करना है। ठीक है। तो फ्रूट और वेजिटेबल की जब हम हैंड हार्वेस्टिंग करते हैं, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से इश्यूज हमारे पास आते हैं। ठीक है। नॉर्मली जो हमारे पास बैरीज होती हैं, जो लो ग्राउंड फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, उनमें ये होता है कि हैंड पिकिंग जो है वो एक हेल्पफुल रह जाती है। ठीक है। ठीक है। लो ग्रोइंग जो प्लांट्स होते हैं उनको आप किस तरह करते हैं, आप उसको हैंड पिकिंग करते हैं। आपने कंटेनर लिया होता है, हैंड पिक करके उसको आप कंटेनर में डालते रहते हैं। ठीक है। फ्रूट्स को जो भी फ्रूट हम पिक करते हैं उसको बॉक्स में हम उसी तरह रखते जाते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है, हैंड पिकिंग से जो है ना वो, एक तो आपकी स्पीड बेहतर रहती है कि आप जल्दी जल्दी उसको पिक करते रहते हैं। ठीक है। तो ये एक कैटेगरी हमने पढ़ी थी। दूसरी कैटेगरी हमने पढ़ी थी कि जो ट्रीज के ऊपर फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं उनकी हम पिकिंग किस तरह करते हैं। ठीक है। जिस तरह मैंगो है, एप्पल है, एवोकाडो है या सिट्रस है। ठीक है। तो ये ट्रीज के ऊपर लगते हैं, तो इनकी जो हम हार्वेस्टिंग है वो दो तीन तरीकों से कर सकते हैं। या तो आप एक लैडर लेंगे, सीढ़ी लेंगे, ठीक है, तो वो फ्रूट के ट्री के साथ लगा देंगे और आप क्लाइंब करके वहाँ से आप फ्रूट्स को बाय हैंड जो है वहाँ से पिक करते रहेंगे। ठीक है। या आप कोई इलोंगेटेड पोल यूज़ कर लेंगे जिसके साइड के ऊपर आपने एक बॉक्स, एक बैग लगाया होगा। ठीक है। तो वो वहाँ से आप नीचे से उसको आप खींचेंगे तो जो फ्रूट है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से हम स्टाक की आप कटिंग कर लेते हैं या ब्रेकिंग कर लेते हैं। ठीक है। तो ये दूसरा मेथड है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है। कुछ जगह पे हम क्लिपर्स भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। तो उसमें भी हम वहाँ से काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो दो तरीके होते हैं। अगर आप क्लिपर्स यूज़ करते हैं तो आप उसको फ्रूट को ट्विस्ट करेंगे और पुल करेंगे। ठीक है। तो उससे आप जल्दी से उसको जो है वो वहाँ से अलहदा कर लेंगे। ठीक है।
अब अगर हम बात करें वेजिटेबल्स की हैंड हार्वेस्टिंग की, तो उसमें हमारे पास गार्डन फोक होता है, ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं कि उसको वहाँ से ज़मीन से अलग कर लेते हैं। कुछ हमारे पास वेजिटेबल्स होती हैं जो कि जिस तरह रूट वेजिटेबल्स हैं, वो क्या होती हैं, ज़ेर ज़मीन होती हैं, ज़मीन में होती हैं, दसी होती हैं, ठीक है। तो उसमें हमने उसको वहाँ से पुल करना होता है, ठीक है। अब उस पुल करने से क्या होता है कि हमने उसको ज़मीन से अलग करना है, ठीक है। तो उसमें स्पेशली ज़रूरी होता है कि हम अ, इस चीज़ को इस चीज़ का प्रॉपर ख्याल रखें कि फ्रूट या वेजिटेबल जो है वो डैमेज ना हो, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें फिनोमिना है कि हमने रूट वेजिटेबल्स को हमने डैमेज नहीं होने देना। जिस तरह रेडिश है या कैरेट है या बीट रूट है, ठीक है, तो उसमें स्पेशली हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। इसी तरह मैकेनिकल हार्वेस्टिंग या मैकेनिकल हार्वेस्टिंग आप किसी भी मशीन की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैंने आपको चीज़ बताई थी कि ट्री शेकर्स होते हैं जो कि आप ट्री की ट्रंक के साथ अटैच कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप शिवर करते हैं या आप हलाते हैं ट्री को, तो उसके रिजल्ट के तौर पे क्या होता है कि जो आपका फ्रूट होता है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आप कैनवस की शीट जो है वो ट्री के अराउंड जो है वो फिक्स कर देते हैं ताकि आपके फ्रूट जो है मैकेनिकली डैमेज ना हो, ठीक है। तो इसको हम शेक एंड कैच मेथड भी कहते हैं, ठीक है, कि उसको आपने शेक किया और नीचे जो है वो फ्रूट आपके पास आ गए। इसी तरह लास्ट इसमें मेथड है वो ये है कि हम केमिकल्स का स्प्रे करते हैं, ठीक है। केमिकल्स का स्प्रे करने से भी क्या होता है कि जो आपके फ्रूट्स होते हैं वो गिर जाते हैं, ठीक है, उनको आप पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके पास साइक्लोहेक्सामेट है, ईथर है, एब्साइज एसिड है, ठीक है, इनका आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ये है कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने इनको बैन किया है, ठीक है, कि आप इनको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनके रेजिड्यूज रह जाते हैं। वो रेजिड्यूज जो होते हैं वो आगे जाके टॉक्सिन्स का काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनके ऊपर बैन है। इसके अलावा एथरल है, एथरल की ट्रीटमेंट की जाती है। एथरल से क्या होता है कि गूसबेरीज के ऊपर काफ़ी काम हुआ है, ठीक है। तो गूसबेरीज के लिए बड़ी इफेक्टिव है। इसमें फ्रूट डैमेज जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है। इसी तरह आप ट्रैक्टर माउंटेड मशीन्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर जो है वो कॉम्बिंग फिंगर्स होती हैं जो कि फ्रूट को वहाँ से डी अटैच करती हैं, ठीक है। इससे ये होता है कि आपकी स्पीड बढ़ जाती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। काम जो है आप जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली ये है कि फ्रूट के फिर भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हार्वेस्टिंग मेथड्स थे फ्रूट्स के, ठीक है। और वेजिटेबल में मैकेनिकल आप किस तरह करते हैं, ठीक है। इसमें अगर आप कोई भी मैकेनिकल जो चीज़ है वो यूज़ कर लें तो उससे क्या होता है कि आपका जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है, जिस तरह पोटैटो में करते हैं, ठीक है। तो पोटैटो में भी अगर हम प्लोइंग कर देते हैं, प्लो करने से क्या होता है कि आपकी जो पोटैटो है वो ज़मीन से बाहर निकल आता है, तो आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें डैमेज होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ हार्वेस्टिंग मेथड्स थे। टिप इसमें हार्वेस्टिंग टिप यही है कि आप प्रॉपरली जब भी हार्वेस्ट करना है तो सबसे पहले अपना ख्याल रखें कि आपने ग्लव्स पहने हों, आपके कोई भी नेल फिंगर्स जो फिंगर नेल्स होते हैं या कोई ज्वेलरी वगैरह है वो आपने ना पहनी हो, ब्रेसलेट वगैरह ना पहने हो, ठीक है। और दूसरा ये कि आपने स्पेशली ख्याल रखना है कि जब आपने उसको हार्वेस्ट करना है तो आपने उसको स्टैक नहीं करना, ठीक है। अगर आप एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे, एक उसकी लिमिट आती है, जब लिमिट के बाद क्या होता है कि जो फ्रूट है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए बेहतरीन ये है कि आप स्टैकेबल प्लास्टिक क्रेट्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। वो प्लास्टिक जो है एक तो ड्यूरेबल होंगी, तो उसको आप दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं और उसको आप इजीली क्लीन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला लेक्चर था रिवीजन का। इसी तरह इंशाल्लाह ताला हम जो लेक्चर्स हैं उसको साथ साथ
कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, उसमें हम जो नेक्स्ट इससे आगे जो हमारा जो हमने स्टडी किया था तो उसको हम रिवाइज करते जाएंगे। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज़।